तबरेज अंसारी, झारखंड का एक मासूम नौजवान जिसको भीड़ ने घेर लिया। उसका जुर्म सिर्फ ये कि वो मुसलमान था। उसे हाथ बांधकर दरख्त से लटकाया गया, उस पर चप्पलों और डंडों की बारिश की गई और फिर उसे कहा गया एक मुसलमान से, जय श्री राम बोलो। तबरेज चीखता रहा, रोता रहा, अल्लाह को पुकारता रहा, लेकिन इंसाफ की जगह नफरत जीत गई। वो लड़का अपनी दुल्हन के इंतजार में शादी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसकी लाश वापस घर पहुंची। Of Tabrez Ansari are now demanding a CBI probe into his death. This a day after the police decided to drop the murder charges against those who were accused of lynching. Family members claim that there is a conspiracy to protect the accused. On the 17th of June, Tabrez was attacked by a mob and forced to chant Jai Shri Ram. Tabrez was rescued, but he succumbed to his injuries 5 days later. उनको मेरे पति को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एफआईआर में दफ़ा 302 लगाया गया था, फिर प्रशासन के सायों मिलकर 304 कर दिए। मुजरिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि मेरे पति को जिससे पीट पीट कर मारा गया, हम इंसाफ चाहिए, इसके लिए सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मुसलमान की कहानी नहीं। अब आइए एक और नौजवान की बात करते हैं। रोहित वेमुला, एक दलित हिंदू तालिब इल्म जिसे यूनिवर्सिटी में जात पात की सियासत, भेदभाव और नफरत ने जकड़ लिया। उसने लिखा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी मौत मेरी जात से बड़ी हो, और ऐसा ही हुआ। जरा सोचिए, ये कैसा मुल्क है जहां तालीम लेने वाले नौजवान को सिर्फ उसकी पैदाइश की बुनियाद पर जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता, उससे ये हक छीन लिया जाता है। फिर आइए दिल्ली फसादात की तरफ, जहां सिख और मुसलमान घरों को जलाकर राख कर दिया गया। एक सिख नौजवान अपनी मां को बचाने निकला, लेकिन हुजूम ने उसे पकड़कर आग में धकेल दिया। मां चीखती रह गई, बेटा चलता रहा, और गोदी पुलिस तमाशाई बनी खड़ी रही। यही हाल मणिपुर में ईसाई बरादरी का हुआ, जहां 2 ईसाई खवातीन को सरेआम बेइज्जत किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, भीड़ तालियां बजाती रही। पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखी और मोदी के भारत का असल चेहरा बेनकाब हुआ। दोस्तों, सवाल यह है कि सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये वो भारत है जिसका ख्वाब मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू और भगत सिंह ने देखा था? या ये वो भारत है जिसे नरेंद्र मोदी और उसकी जमात आरएसएस हिटलर के जर्मनी के तर्ज पर एक इंतहा पसंद हिंदू मुल्क बनाने जा रही है? आरएसएस जिसके बानी गोडसे ने गांधी को गोली मारकर कत्ल किया, आज भारत के हर इदारे में अपनी जड़ें फैला चुकी है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। और यही आरएसएस मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने, ईसाइयों को मजहब तब्दील करने पर मजबूर करने और सिखों को खालिस्तानी कहकर दबाने का मंसूबा रखती है। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि मोदी ने अपने कैरियर का आगाज किस तरह किया। गुजरात 2002 के फसादात में हजारों मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे गए। फिर बाबरी मस्जिद को गिराने वाले मुजरिमों को हीरो बनाकर पेश किया गया। समझौता एक्सप्रेस धमाकों में मुलविस आरएसएस के लोग पकड़े गए, लेकिन बाद में सबूत गायब कर दिए गए। ये सब मोदी के इंडिया में हो रहा था। यहां तक कि कश्मीर, जहां मोदी ने आर्टिकल 370 यानी 370 खत्म करके पूरी वादी को जेल में बदल दिया। लाखों फौजी, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और मासूम बच्चे आंसू गैस में घुलते रहे। लेकिन दुनिया को बताया गया यह तरक्की है। ये कैसी तरक्की है? 2014 के बाद से भारत में मॉब लिंचिंग के वाकयात ने आसमान को छू लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2025 के बीच 250 से ज्यादा बड़े वाकयात हुए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान, दलित या ईसाई थे। ये सिर्फ बड़े वाकयात की बात कर रहा हूं, छोटे वाकयात हजारों में हैं। इन वाकयात में 60% मुसलमान हुजूमी तशद्दुद का निशाना बने। अच्छा, ये आदादोशुमार किसी पाकिस्तानी के बनाए नहीं है, बल्कि भारतीय मीडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं। दोस्तों, मोदी कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, लेकिन हकीकत क्या है? इनका तेजस लड़ाका तैयारा आज तक मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो सका। आज तक इसका अपना इंजन नहीं बना सके। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। राफेल की डील में बदउनवानी के इल्जामात लगे।
वही राफेल जिसको इसकी आधी कीमत वाले J-10C ने PL-15 से गिरा दिया था। इन सब चीजों से फायदा किसको मिला? अंबानी और अडानी जैसे चंद कारोबारी खानदानों को। यानी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर रही, बल्कि करप्ट बिजनेसमैनों की जेबें भर रही है। इंटरनेशनल फोरम पे भी मोदी की हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। 2019 के बाद अमेरिका ने ट्रंप के जरिए मोदी को बहुत बड़ा धोखा दिया। किसी ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात कर रहा हूं। तो मोदी को दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर यूरोपीय यूनियन तक हर जगह भारत को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर कटघरे में लाया गया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ होने के बावजूद भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खामोश है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि वही मीडिया मोदी और आरएसएस के कंट्रोल में है। यही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक कम्युनिटी, ट्विटर, हर जगह प्रॉपर प्रोपेगेंडा मशीनरी बिठाई गई है। यही वजह है कि आम भारतीय को सच नहीं बताया जाता है। आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रेन वॉशिंग का एक प्रोसेस है। हिटलर ने भी बिल्कुल यही किया था। अब सवाल यह है कि क्या भारत को बचाया जा सकता है? जी हां, लेकिन शर्त यह है कि नफरत की सियासत को सिरे से रद्द कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इशू पे नजर डालते हैं, ताकि भारतीयों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों, आरएसएस के बानी गोडसे और सावरकर जर्मनी के नाजी नजरिए के दिलदादा थे। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर ने आर्याई जर्मनी बनाने का ख्वाब देखा था। हिटलर ने यहूदियों को दुश्मन करार दिया, आरएसएस मुसलमानों और ईसाइयों को दुश्मन करार देती है। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, आरएसएस के दौर में मुसलमानों को लिंचिंग और एनकाउंटर के जरिए खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। कश्मीर को जेल बना दिया गया है। 2025 के येल यूनिवर्सिटी के सर्वे में यह नतीजा निकला कि भारत में 65% हिंदू नौजवानों ने कहा कि मुस्लिम्स आर थ्रेट टू इंडियन आइडेंटिटी। ये कहां से आया? ये वही प्रोपेगेंडा है, ये वही जहर है जो स्कूल की किताबों और मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद आपके जहन में यही सवाल होगा कि क्या भारत का मुस्तकबिल नफरत, कत्लो गारत और माशी तबाही है, या कोई रास्ता निकल सकता है? जी हां, रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तब खुलेगा जब लोग नफरत की सियासत को पहचानेंगे और तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, मोदी जब आलमी स्टेज पर खड़े होते हैं तो एक ही बात दोहराते हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया, विश्व गुरु इंडिया। लेकिन असल हकीकत यह है कि डिजिटल इंडिया सिर्फ पावर पॉइंट और पीआर का कमाल है। वर्ल्ड बैंक की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब भी 65 करोड़ लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। 40 करोड़ लोग अब भी बगैर स्मार्टफोन के रह रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ, भारत की आईटी इंडस्ट्री 2025 में 1.2 मिलियन नौकरियां खत्म हुई हैं इस इंडस्ट्री में। यह वही भारत है जिसको ग्लोबल आईटी हब कहा जाता है। मोदी के अच्छे दिन कहां हैं? 2025 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.1% पर पहुंच गया। किसान खुदकुशियां रुकने के बजाय और बढ़ गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर दिन 30 किसान खुदकुशी करते हैं। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127वें नंबर पर आ गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे। जबकि अंबानी और अडानी की दौलतें 3 गुना बढ़ गई हैं। ये है मोदी नॉमिक्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। मोदी के भारत में सहाफियों को जेल में डाला जाता है, एनजीओ को बंद कर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी के तलबा को देशद्रोही यानी गद्दार कहा जाता है। जरा सोचिए, ये सब कुछ हमें किसकी याद दिलाता है? बिल्कुल हिटलर के दौर की, जहां किसी भी मुखालिफ की आवाज को खत्म कर दिया जाता था। मोदी की फॉरेन पॉलिसी भी कमाल है। मोदी ने दावा किया था कि भारत दुनिया का लीडर बनेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सार्क मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में बार बार भारतीय फौज को जलील किया। रशिया ने भारत के बजाय पाकिस्तान और चीन से ताल्लुकात बेहतर किए। गल्फ कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स को बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी जिल्लत, मोदी ने फलस्तीन वॉर के वक्त इसराइल का खुल्लम खुल्ला साथ दिया, जिस पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने भारत का बायकॉट करना शुरू कर दिया। अमेरिका से भी इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है और मोदी के बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए हाउडी ट्रम्प किया गया था, उसने भारत पर ही 50% यानी 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं। दोस्तों, आज दुनिया मोदी को लीडर नहीं बल्कि एक डिवाइडर के तौर पर पहचानती है। यूके पार्लियामेंट में 2025 में डिबेट हुई, इज इंडिया अंडर मोदी बिकमिंग अ फैसिस्ट स्टेट। यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास हुआ, स्टॉप हिंदू नेशनलिस्ट वायलेंस इन इंडिया।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में इंडियन डिस्पोरा खुद प्रोटेस्ट कर रहा है कि मोदी इज इक्वल टू मुसोलिनी ऑफ इंडिया। ये वो हकीकत है जिसे भारतीय गोडी मीडिया छुपा रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा इस नफरत, गुर्बत और झूठे दावों के साथ जिंदा रहेगा? नहीं, इसका हल है। हकीकत यह है, भारत ने जब भी कांग्रेस की हुकूमत देखी तब तब भारत में तरक्की हुई, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रही। फॉरेन अफेयर्स में कांग्रेस की टक्कर का कोई नहीं। जब भी कांग्रेस आई, भारत के पाकिस्तान के साथ और दीगर नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स बेहतर हुई, प्रॉक्सी वॉर्स खत्म हुई, कश्मीर में अमन हुआ और कश्मीर तनाजे को मुज़ाकरात की टेबल तक लाया गया। और जब तक कांग्रेस रही, भारत की इमेज दुनिया में एक सेक्युलर डेमोक्रेसी की रही। आई एम नॉट सेइंग दैट कांग्रेस इज परफेक्ट। कांग्रेस में भी कमियां हैं, इसमें करप्शन भी रही है, लेकिन कम से कम वो एक ऐसी पार्टी नहीं जो रिलीजियस हेटेड पे पॉलिटिक्स करती हो। अगर भारत को बचाना है तो जरूरी है कि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, मोदी से सवाल करें। क्या हम मोदी के जुमलों और हेट स्पीच पर भरोसा करते रहेंगे, या एक ऐसे इंडिया की तरफ जाएंगे जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हों और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हों? मेरे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि मोदी और आरएसएस ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र एक्सपेरिमेंट बना दिया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर सवाल के बाद एक नया आगाज होता है। अगर भारतीय अवाम ने अकल से काम लिया तो भारत दोबारा तरक्की की राह पर आ सकता है, जहां स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिले, फार्मर्स को इज्जत मिले और पड़ोसियों के साथ यानी हमारे साथ अमन का सफर शुरू हो सके। और इस सफर की शुरुआत की एक ही शर्त है, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना। मैं हूं सैयद उमर शाह और आप देख रहे हैं उमर एक्सट्रीम। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।